हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज से ये सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार जो है ग्रुप में लिंक को सेंड कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है आज सभी लोग लाइव क्लास अटेंड कर ले। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनेल को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने दो जो है सेल ऑर्गेनेल को पढ़ा था, लाइसोसोम और राइबोसोम को। ठीक है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो लाइसोसोम होता है और सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज ये सभी लोग चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल, एक सेल के अंदर के ही जितने भी मटेरियल्स है ये अंदर वाले, इनके बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। और आज जो है न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और आप लोग को भी बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी भी नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। इसका खोज किसने किया? फटाफट से कमेंट बताइए, खोज किसने किया था इसका? कोलिकर ने। ठीक है, कोलिकर ने, कोलिकर। कब किया था? तो 1880 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1880 ईस्वी में। अब बात ये आती है कि इन्होंने खोज तो कर लिया था लेकिन इसका नाम नहीं दे पाया था कि यही माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है। तो इसके बाद जो है सी बेंडा, ठीक है, सी बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट आए। ठीक, नाम किसने दिया? सी बेंडा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी बेंडा। इंग्लिश और हिंदी नाम एक ही है तो इंग्लिश ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडा कब दिया था? कब दिया था, कोई बता सकते हैं? सी बेंडा ने इसका नाम आलू बैगन ना रख करके माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। कब रखा था? तो 1897 ईस्वी में। दो बात हो गई इससे ओरिजिनेट से लेकर के। अब इसके फंक्शन पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। सेल में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल यही है। ठीक है, किसी भी सेल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल होते हैं वो कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपको। इसके आधा हिस्सा हमने लिए हैं। ठीक है, आधा हिस्सा हमने, जैसे कि एक खीरा को अगर आप लंबा लंबा काटिएगा तो आपको आधा वाला हिस्सा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, जिस टाइप से सलाद काटते वैसे नहीं, 50% पर लंबा लंबी। ठीक है, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को जो है लंबा लंबी काट दिया। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ये नली समान जो है संरचना बनी हुई है। कैसे? ये नली समान देखिए, ऐसे ऐसे आई है यहाँ से, फिर चौड़ा होते हुए, फिर ऐसे ऐसे ये नली समान संरचना बनी हुई है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि इस नली समान संरचना के अंदर जो है, पहली बात तो ये देख लीजिए कि इसमें दो गो है ना, एक बाउंड्री तो इसका रेड वाला हो गया, फिर जो ये अंदर वाला इसका हिस्सा है वो भी एक बाउंड्री की तरह कार्य करता है। ठीक ना? तो बाहर वाला जो हिस्सा होते हैं उसको हम लोग हमेशा आउट, मतलब बाहर होता है ना, गेट आउट मतलब बाहर जाओ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाहर वाला जो लेयर होते हैं उसको हम लोग जैसे बाहर जाने के लिए बोल देते हैं टीचर गेट आउट, तो ऐसे आउट मतलब बाहर, तो बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसी प्रकार से अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। दो चीज़ क्लियर? तो ये डबल मेम्ब्रेन हुए कि सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। पूछ दिया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, कैसा? तो डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एक तो बाहर से इसका बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, और फिर एक जो है वो अंदर वाला है जिसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आते हैं इसमें जो बीच में जो रास्ता है ये टेढ़े मेढ़े पाथ के जैसे, इसमें जो है मैट्रिक्स यानी कि फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड कैसा भरा रहता है? जिस तरह आपका फेस वॉश जो है जेली टाइप रहता है उसी टाइप से भरा रहता है। और उसमें जो ये आप धागे टाइप से देख रहे हैं, ये वाला ऐसे ऐसे जो किया हुआ है, यही है आपका डीएनए। ठीक है, क्या है? ये है आपका डीएनए। हमने बताया था कि जिस सेल के अंदर डीएनए हो, ठीक है, वही एक स्पेशल सेल कहलाएगा और वही डिवीजन करके अपना जो है खानदान को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, एस्ट्रायल ह्यूमन जो होते हैं जिसको बांझ बोलते हैं, क्या उनका खानदान या उनका वंश आगे बढ़ पाता है? नहीं बढ़ पाता है।
उसी प्रकार से सेल का वंश आगे बढ़ने के लिए डीएनए का मोस्ट इम्पोर्टेंट होना है, ठीक है। डीएनए है तभी सेल का जो है वंश आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से फ्लूइड भरा रहता है। इसमें आप ग्रीन ग्रीन डॉट से जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका राइबोसोम है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है, ठीक है, जो कि हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। और इसके जो ऐसे से जो होती है अंदर में घेरा, तो ये वाला जो हिस्सा मान लीजिए यहाँ तक आया, ऐसे जो मुड़ गया, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये वाला हिस्सा देखिए, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये जो ऐसे उंगली नुमा संरचना बना, यहाँ पर भी उंगली नुमा संरचना बना, ये भी उंगली नुमा संरचना बना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी यही होता है, तो घबराइएगा नहीं आप लोग, हिंदी में भी आप लोग यही लिखिएगा, क्रसंयुग हर्षिका असंयुग दीर्घिका, क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी पर जो है ये छोटे छोटे ऐसे 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 बिंदे टाइप से रहते हैं, ऐसे ऐसे बिंदे टाइप से रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0 या F1 पार्टिकल। F0 या F1 पार्टिकल का कार्य क्या होता है, कोई बता सकते हैं। हार्ट में जो है, हमारे हृदय जो होता है उसमें SA नोड और AV नोड देखे होंगे आप लोग। उनका कार्य क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना, ताकि हार्ट जो है वो क्या करे, कंपन कर सके। उसी प्रकार से F0 और F1 पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिसके द्वारा जो है इसके जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें जो आपको कार्बोहाइड्रेट से आया हुआ रहता है केमिकल, वो सारे किस रूप में बनने लगते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होकर के बनने लगते हैं। इसीलिए इन्हें बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनती है, और एटीपी का जो है सीधा समझिए कि डॉलर हो गया किसी सेल का, ठीक है। सेल का डॉलर क्या हो गया, एटीपी हो गया। करेंसी भी बोल सकते हो उसे आप, करेंसी, ठीक है। डॉलर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होता है ना, कभी भी भजा के उनको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से एटीपी होता है, ठीक। सेल को ज़रूरत होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है रुपये की, लेकिन रुपये से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या है, डॉलर है, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या है, एटीपी है, ठीक। एटीपी का फुल फॉर्म सभी को पता है ना, चलिए कमेंट में लिखिए, तो लाइव चैट नहीं, कमेंट में लिखिए एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात जो है वो आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन आपको कुछ और बातें जाननी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ की एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पर आपको कई सारे डीपली क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि क्रिस्टी F1 या F0 पार्टिकल जो है कहाँ पर उपस्थित रहते, तो कहाँ पर उपस्थित रहते, तो क्रिस्टी पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्रिस्टी पर ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो क्रिस्टी पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, नीचे में पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट, किसको बोला जाता है कोशिका का ऊर्जागृह, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इनका काम क्या होता है, एटीपी को बनाना होता है, ठीक। और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रब साइकिल होते हैं, यानी कि क्रब चक्र होते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि क्रब साइकिल किस में होता है। पिछले दिन जो बायोलॉजी का एमसीक्यू करवा रहे थे, तो वहाँ पर हमने क्रब साइकिल के बारे में क्वेश्चन लिया हुआ था कि क्रब साइकिल किस में होता है। तो क्रब साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो लिखिए क्रब साइकिल,
इसमें क्रब साइकिल होता है। क्रब साइकिल कहाँ पर होता है? तो मैट्रिक्स में होता है। इसमें मतलब ये सभी के सभी किसके बारे में बता रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे ही बता रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रब साइकिल होता है तो कहाँ पर? तो मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट के बाद आगे याद रखिएगा, इसमें जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होते हैं। कैसा डीएनए? वलयाकार। इसमें हमने डीएनए दिखाया ना, डीएनए कैसा होता है? डीएनए वलयाकार, अर्थात इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर। ठीक, डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्या आरएनए होगा? डीएनए है तो आरएनए तो होना ही होना है। इसीलिए तो सेल जैसा ही इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, स्वशासन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेल में जो कार्य होता है, सेल में जो चीज़ होता है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है। इसी प्रकार से इसमें भी जो है, इसके मैट्रिक्स में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। ठीक ना? ठीक, इन्हीं सब कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? स्वशासित, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है। याद रहेगी इतनी बातें? कहीं पर कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑर्गेनेल के बारे में देखते हैं। अगला ऑर्गेनेल आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है फ्रेंड्स, पैरामेडिकल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका ट्रांसलेशन करता है? ठीक, स्मूथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉफ्ट, यानी कि कोमल। कोमल अंतःप्रद्रवी जालिका किसका निर्माण करता है? ऐसा क्वेश्चन होगा हिंदी में। ठीक है, तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो न्यूक्लियस से सटे हुए रहते हैं। अपितु न्यूक्लियस का जो पोर रहता है, उनका जो ओपनिंग रहता है, न्यूक्लियस के पोर यानी कि ये छिद्र जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इनार जैसे जो दिया हुआ है कुआं के जैसे, ये क्या है? न्यूक्लियस है, बीच में गोल जैसे है। ठीक है, इससे इसका जो पोर यानी कि छिद्र जो खुलता है वो किस में खुलता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये अंतःप्रद्रवी जालिका 2 टाइप के होते हैं। एक, अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको एक ही रुमाल दूँ, ठीक है, एक रुमाल में ब्लेड से कहीं पर कट पट कर दूँ, और एक जो है अच्छा है, ठीक है, तो रुमाल ही, एक है क्या? अच्छा है। तो बताइए कि दोनों को रुमाल कहिएगा ना, लेकिन दोनों में अंतर आ गया ना, डिफरेंस। उसी प्रकार से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ भाग में राइबोसोम, ये दाना जैसे देख रहे हैं, ये दाना दाना जो देख रहे हैं इसको राइबोसोम बोला जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? बता चुके हैं हम, अभी भी बताए हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। क्या करना? प्रोटीन को बनाना। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो हो गया आपका, जिस पर दाना दाना रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हिंदी वाले को दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार से इधर देखिए, इधर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर किसी प्रकार का बिंदा बिंदा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। ये क्या हो गया आपका? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर बिंदा बिंदा नहीं है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक तो चलो भैया ठीक है, उस पर राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक क्या करता है? बता सकते हैं? ये क्या करता है आपको? लिपिड, लिपिड बनाता है। यानी कि लिपिड का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? लिपिड बनाता है।
क्वेश्चन यही से 2021 में पैरामेडिकल में पूछा गया था, बिहार पैरामेडिकल में। तो हो सकता है बीएससी नर्सिंग में या झारखंड पैरामेडिकल में कुछ और पूछ दे कि रफ इंडोप्लाज्मिक पर क्या उपस्थित रहता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है भैया क्या रहता है, राइबोसोम उपस्थित रहता है। उनका कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का बनाने का कार्य होता है। क्लियर है ना, घबराइएगा नहीं ना। चलिए अब आते हैं कि इनका खोज किसने किया। पहले तो मेन जो काम था वो देख लिए, अब देख लेते हैं खोज। ठीक है, क्या देख लेते हैं, खोज। खोज किसने किया, कोई बता सकते हैं, बताइए बताइए। KR पोर्टर, ठीक है, किसने किया था, KR पोर्टर। KR पोर्टर ने इसका खोज किया था। कब किया था, तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1945 ईस्वी में इनका खोज किया था। और इनके खोज करने से देखिए कितना अच्छा जो है सब कुछ सामने आया कि प्रोटीन कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो आपने क्या देखा। अच्छा, इसका अगर आकार पूछ दिया जाए कि जो, अच्छा बीसीसी में या बीएससी नर्सिंग में पूछ दिया जाए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनका आकार कैसा होता है, तब क्या कहिएगा। आकार बोले तो साइज, ठीक है, शेप, शेप, ठीक, इंग्लिश में क्या बोलिएगा, शेप बोलिएगा। शेप को क्या बोलते हैं हिंदी में, आकार बोलते हैं। तो इसका आकार कैसा होता है, कोई बता सकते हैं। चपटी, चपटी या शाखा विहीन थैली। ठीक है, शाखा लग रहा है कोई ब्रांच के जैसे, ऐसे लग रहा है कि ऐसे थक्का लगा करके, जैसे हम लोग कोई प्लास्टिक व्लास्टिक को नहीं इसे रखते हैं, ऐसे ही। थैली के जैसे, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, चपटी या शाखा विहीन थैली के आकार का। ठीक है दोस्तों, याद रहे आप लोगों को। चलिए, इसमें और क्या क्या बातें आप लोगों को जानने योग्य है। इनमें जो ये जो देख रहे हैं आप गैपिंग, गैपिंग, इसमें क्या रहता है, फ्लूइड भरा रहता है कि मैट्रिक्स, यानी कि कोशिका द्रव इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में रहता है। तो साइटोप्लाज्म ही इसमें भरा रहेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे निवार विषीकरण एंजाइम बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब कुछ खास नहीं है, बस दो चीज़ याद रखनी है, इसका आकार कैसा होता है और ये दो टाइप्स के होते हैं। इनका खोज जो है KR पोर्टर ने किए थे। कब किए थे, 1945 ईस्वी में। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, सॉरी, स्मूथ वाला क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है, और रफ वाला जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगले ऑर्गेनेल के बारे में आते हैं। अगला ऑर्गेनेल है आपका हरित लवक। बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है और बहुत ही अच्छा चीज़ है। पहले तो हम लोग जानेंगे क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, कोई भी हरा पौधा है तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही क्या करेगा, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए, कोई बता सकते हैं, बोलिए बोलिए। अरे ये झिल्लियों जैसे बना हुआ क्या रहता है, एक तरल युक्त पदार्थ रहता है, जिसके चारों ओर क्या रहता है, लाइपोप्रोटीन रहती है। ये जो चारों ओर देख रहे हैं ये क्या रहता है, लाइपोप्रोटीन रहता है। ठीक है, चलिए ये कितने टाइप्स के होते हैं पहले वो हम लोग जान लेते हैं। टाइप्स इनका जो है, पहला कौन सा आ जाएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जब हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किए हुए थे तो वहाँ पर हम इनके बारे में बहुत ही अच्छा से बताएं, लाइट रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले इसके टाइप्स लिख लेते हैं हम लोग। ये जो है बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा। पहला में क्या आ जाएगा, कोई बता सकते हैं।
क्लोरोफिल ए, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल बी, ठीक। तीसरा जो है उसका नाम अलग है, बताइए तीसरा का नाम क्या है? जो पहले क्लास किए होंगे उनको पता होगी, बताइए बताइए। केरेटे केरेटीन या केरेटिनॉइड बोल सकते हैं, ठीक है, केरोटीन या केरेटिनॉइड उसको बोल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं तीसरा जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम सेम है इसका, ठीक है। केरोटीन हिंदी वाले लिख सकते हैं कैका, रोका, तद्रिका, नो, केरोटीन, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या है, वो है आपका जेंथोफाइल, ठीक है। जेंथोफिल बोलिए, जेंथोफाइल बोलिए, जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन हो सके। जेंथोफाइल, तो ये 4 टाइप का हो गया आपको क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। देखिए ये भी डबल मेम्ब्रेन है ना, एक बाहर से बाउंड्री है और एक अंदर में बाउंड्री है। तो बाहर वाले को क्या हमने बताया कि आउट, गेट आउट, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन। इनर वाले को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो जगह बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंटर, बोलिए बोलिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। उसी प्रकार जब दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप रहते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलिकुलर स्पेस। क्लियर है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसमें जो ये प्लेट जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये प्लेट वाले स्ट्रक्चर, इस एक प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। एक प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड, ठीक है। और जब ये कई सारे थैलेक्वाइड के बंडल लग जाते हैं, थैलेक्वाइड के कई सारे बंडल लग जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। जब थैलेक्वाइड्स के कई सारे मिल करके एक बंडल जो है, कई सारे प्लेट ऊपर नीचे रख करके जब एक बंडल बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि एक ग्रेनम में तब ये प्लेट की संख्या कितनी होगी, कोई बता सकते हैं? तो 10 से ले करके 100 तक, ठीक है। 10 से ले करके 100 तक के जब प्लेट की संख्या यानी कि ऊपर नीचे ढेरी होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और ये कई सारे ग्रेनम्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट में होते हैं कई सारे ग्रेनम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 40 से लेकर के 60 के बीच में इसका रेंज रहता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं कि इनका खोज किसने किया, क्या कैसे फलान चिलान, ये सारी बातें, ठीक। ये वाला जो दो थैलेक्वाइड्स को जो आपस में जोड़े रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दो थैलेक्वाइड्स जो आपस में एक जो है पट्टी नुमा संरचना से जुड़ी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेला, जिससे दो जो है पट्टी यानी कि प्लेट आपस में एक पट्टी से जुड़े रहता है यहाँ से वहाँ, ठीक ना, क्या रहता है, जुड़े रहता है। और जब ये थैलेक्वाइड्स को आप बीच में कट करते हैं तो उसके अंदर में जो मैट्रिक्स रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। अंदर के मैट्रिक्स यानी कि पीला वाला, देखिए यहाँ पर कट किया गया, वो पीला वाला दिखाई दे रहा ना, उसको क्या बोला गया, ल्यूमेन बोला गया, ठीक ना। चलिए अब इसकी खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। खोज किसने किया, वो बता सकते हैं, बताइए बताइए। सिम्पर ने, किसने किया, सिम्पर ने, सिम्पर ने कब किया था, 1885 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी में भी लिख दें, चलिए लिख देते हैं, सिम्पर, ठीक। चलिए आगे और ख़ास इसमें आपको जानकारी अगर लेनी हो
तो आप जो है बायो वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाइए, बायोलॉजी वाला प्लेलिस्ट में, यानी तो इसी लेक्चर के नीचे मैं जो है कमेंट में पिन कर दूंगा आपको, जो फोटोसिंथेसिस की क्लास हुई थी वहाँ पर आप लोग चले जाइए, तो उसमें देख लीजिएगा क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, उसके बाद जो है क्लोरोफिल ए किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी, जो आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला एक लेक्चर हमने पहले ले चुका हूँ, उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बायोलॉजी में जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको संतुष्ट कर देंगे। जो भी आपके मन में बायोलॉजी को लेकर के या उस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन होगा, उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाती है, कहीं पर समझने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं उस कमेंट का या तो आपको रिप्लाई में बता दूंगा, या नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उनको मैं ऐड कर लिया करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम्स का काम क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय। ठीक है, तारक काय, हिंदी नाम बकवास है, वो इंग्लिश वाला ही रखिए। ये क्या करता है, ये देखिए, यही है। इससे क्या निकलता है, जब सेल जो है वो क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बनने लगता है, तब क्रोमोसोम को दो सेल बनने के लिए दोनों में क्रोमोसोम बराबर चाहिए, तो दोनों ओर खींचने के लिए इससे क्या निकलता है, फाइबर निकलता है। ठीक है, फाइबर बोले तो एक धागा निकलता है, एक पट्टी निकलता है, जो कि क्रोमोसोम को एक आर्म को यानी कि एक बाजू को पकड़ता है, कहता है ये नहीं आओ, ये नहीं आओ। ठीक है, पकड़ के खींचते रहता है कि उन्हें नहीं जाओ, इन्हें आओ। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से सेल में जो है जैसे ही एम फेज आता है, ये दोनों जो है अपने अपने स्थान पर यानी अपोजिट पोल की ओर मूव होने लगता है, और दोनों तरफ से ये जो है अपना अपना तार छोड़ते हैं। कुछ तार जो होते हैं डायरेक्ट यहाँ से इसमें जुड़ जाते हैं, बीच में अगर क्रोमोसोम नहीं आया तो, और जो क्रोमोसोम आ गया तो दो गो पजरिया इसका उखाड़ देता है, एगो हाथ पैर एने खींच लेता है, एगो हाथ पैर एने खींच लेता है। ठीक है, तो तारक काय का कार्य क्या रहता है, क्रोमोसोम को एराइज करना। ये किस में पाया जाता है दोस्तों, एनिमल में। ठीक है, और किस में, शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, शैवाल में। ठीक है, और किस में, कवक यानी कि फंगी। ठीक है, एल्गी, कवक और एल्गी में ये पाया जाता है, बाकी प्लांट में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका कार्य यही होता है कि ये क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं, उसको क्या करता है, खींचता है दोनों ओर, ताकि जो नया जो सेल बनेगा, एक सेल से दो डॉटर सेल जो बनेंगे, उसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल के पास क्या हो, बराबर बराबर हो जाए। ठीक, इसलिए ऐसा किया जाता है। समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं, हम लाइसोसोम तो पढ़ा ही दी है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो वैक्यूल होता है, जिसे रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि सेल में जो है रिक्तिका का क्या कार्य होता है। इससे पहले मैं एक जानकारी बता दूं आप लोगों को, जितने भी बीसीसी के टेस्ट बैच ज्वाइन कर चुके हैं, BCECE 2021 के लिए जितने भी लोग जो है टेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, इनका टेस्ट जो है अब टीचमेंट ऐप पर होगा। टीचमेंट ऐप पर होगा। ठीक है, टीचमेंट ऐप पर आपका टेस्ट कैसे होगा, तो जो टेस्ट का टाइमिंग होगा उसी टाइम में आपको लाइव वहाँ पर आपको आंसर करना होगा। ABC चूज कीजिएगा, जैसे ही आप गलत चूज कीजिएगा तो आपका रेड हो जाएगा, और जैसे सही चूज करेंगे तो राइट होगा। और एक बार सारे स्टूडेंट को आंसर देने के बाद हम वहाँ पर उसका जो है एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे, बता भी देंगे कि बेटा ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो सभी लोग जो है टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, प्ले स्टोर पे जाइएगा, टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और यूट्यूब से देख लीजिएगा कि एज ए स्टूडेंट टीचमेंट को कैसे यूज करें। नहीं तो वैसे कमेंट में आप लोग बोलिएगा तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि स्टूडेंट को कैसे टीचमेंट ऐप को यूज करना है। ठीक है ना, तो टेस्ट आपका कहाँ होगा, टीचमेंट ऐप पर होगा, जितने भी पेड स्टूडेंट है। और जो BCC का टेस्ट लेना चाहते हैं केवल 50 रुपया है, वो लोग सीधे जा करके इस नंबर पर जा करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि सर मेरे को टेस्ट ज्वाइन करनी है। और कोई बात नहीं, डायरेक्ट बोलना है कि BCC का मेरे को टेस्ट ज्वाइन करनी है। ठीक है, चलिए
अब आते हैं हम असली मुद्दा पर, वैक्यूल्स के बारे में। जानकारी साथ में देना जरूरी होता है ताकि आप लोग लास्ट तक तो लेक्चर कभी कंप्लीट करते नहीं, थोड़ा देखते छोड़ के भाग जाते, तो इसीलिए हमें शुरू में ही बताना पड़ता है, ठीक ना। चलिए वैक्यूल यानी कि रिक्तिका के बारे में जानते हैं। रिक्तिका का कार्य क्या होता है, कोई बता सकते हैं? रिक्तिका का कार्य क्या होता है? ये देखिए, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, तो इसीलिए टेंशन की बात नहीं। प्लांट सेल में संख्या में कितना होंगे, मैक्सिमम प्लांट में जो है एक ही वैक्यूल होंगे, लेकिन ह्यूमन में जो होता है यानी कि एनिमल में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि एनिमल में जो वैक्यूल पाया जाता है किस टिश्यू में पाया जाता है, तो एडिपोज टिश्यू में वैक्यूल पाया जाता है। और छोटे छोटे साइज के वैक्यूल पाए जाते हैं, कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटा तो बहुत सारा, बड़ा तो केवल एक, याद रहेगा ना, छोटा तो बहुत सारा और बड़ा तो केवल एक, ठीक है। देखिए इस पर बाहर से एक आवरण होता है यानी कि चादर लगा होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाहर से एक जो है चादर लगा रहता है, यानी कि बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन, ठीक ना, मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। चादर, ठीक है, एक चादर ओढ़े रहते हैं, किस चीज़ का, टोनोप्लास्ट नाम के, ठीक है। इसके अंदर में जो यहाँ पर ये हो गया आपको क्या, वैक्यूल। इसके अंदर में जो मैट्रिक्स भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बता सकते हैं? इसके अंदर में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप, ठीक है। तरल पदार्थ को सेल सैप, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल सैप, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका रस। सेल मतलब कोशिका, सैप मतलब रस, ठीक है। तो वैक्यूल में जो तरल पदार्थ उपस्थित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेल सैप यानी कि कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। कोशिका रस में रहता है क्या क्या है, तो चलिए लिख लीजिए फटाफट से, कोशिका रस में क्या क्या रहता है। इसमें लिखिए, आप लोग कॉपी में नोट करिए, खनिज लवण, खनिज लवण में क्या क्या हो जाएगा, ब्रैकेट डाल के लिखिए, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन इत्यादि, ठीक है। ये हो गया खनिज लवण। खनिज लवण में लिख लिए ना। अब चलिए कार्बोहाइड्रेट में लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कोष्ट दे करके लिखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनुलिन, क्या, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनुलिन इत्यादि। अब चलिए एमिनो एसिड में लिखिए या एमिनो अम्ल, हिंदी में क्या लिखिएगा, अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल में क्या क्या हो जाएगा, टेनिन, लिखिए टेनिन, टॉप पे दो ऊपर में, टई का नहसी का न, टेनिन, एल्केलाइट्स व ग्लूकोसाइड्स, ठीक है, एल्केलाइट्स व ग्लूकोसाइड्स। अब देखिए अब क्या पूछा जाता है कि ग्लूकोसाइड्स क्या है, तो याद रहेगा ना कि ग्लूकोसाइड्स क्या है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड कहाँ पर, ये जो है ग्लूकोसाइड्स कहाँ पर पाया जाता है, तो वैक्यूल्स में पाया जाता है, किस फॉर्म में, तो एमिनो एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। याद रहेगी इतनी बातें। देखिए इसमें जो है बहुत चीज़ एडजस्ट हो सकते हैं, कभी कभी जो है इसमें जो खाली स्थान रहता है वैक्यूल में, उसमें क्या करता है कोशिका, भोजन को जमा कर लेता है, कभी कभी एयर को जमा कर लेता है, कभी कभी क्या करता है कि अन्य प्रकार के पेय जल, ठीक है, जिसमें कि आपको एंजाइम्स हो गए कितने सारे, उन सभी को भी ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक।
वैक्यूल्स क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नाभिक की ओर बढ़ते हैं। अब अंदर में तो नाभिक ही बचा ना, बाकी जो ऑर्गेनेल थे आपके 8 ऑर्गेनेल सबको क्लियर कर लिए हम। अब नाभिक की ओर आते हैं। ठीक है, नाभिक किसी सेल में अंदर में रहेंगे, जैसे कि आप लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, परमाणु के नाभिक होते हैं और नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक ना। चलिए, तो इसमें नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। ठीक है, खोज किसने किया, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज किसने किया, कोई बता सकते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। उबाऊ नहीं हो रहा है जी, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग का मन उखड़ रहा है कि सर जी क्या क्या पढ़ा रहे। देखो बाबू, डीपली पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप लोगों को बीसीसी हो गया या झारखंड पैरामेडिकल हो गया, तो बायोलॉजी से अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है। बिहार पैरामेडिकल नहीं है, केवल 7 से 8 पूरा बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से अच्छा खासा नंबर उठता है। तो सेल डिवीजन और सेल चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपको 4-5 क्वेश्चन जो है बीएससी नर्सिंग में आप लोगों को पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है क्वेश्चन लेने वाला चैप्टर है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिहार पैरामेडिकल में ही यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये चैप्टर अक्सर जो है नीट में तो खैर बात ही नहीं किया जाना चाहिए, नीट में तो अक्सर इस चैप्टर को छोड़ा जाता ही नहीं है। इस चैप्टर से 2-1-2-2-1 ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था दोस्तों, 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था, 1831 ईस्वी में। ठीक ना। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें जो है बाहर से एक चादर भी पहनाया हुआ रहता है। क्या रहता है, बाहर से एक चादर भी रहता है। ठीक, अर्थात क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो गया ना। बाहर से एक चादर भी रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, या ये भी बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, हिंदी में ही लिख दें, हिंदी में वही हो जाएगा, केंद्रक कला। ठीक ना, तो इंग्लिश ही लिख लेते, इंग्लिश बेहतर है। इंग्लिश में ही लिखिए ना, सब लोग काहे घबरा रहे हैं इंग्लिश से, इंग्लिश नहीं है डिफिकल्ट, इंग्लिश आसान है, याद रहेगा आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए, जिन लोगों को क्वेश्चन जो लेक्चर है ये समझ में आ रहा है तो लाइक वाला बटन दबाते चलिए। तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक, अगर पसंद आ रही है तो लाइक दबाइए। ठीक है, नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट कीजिए कि सर हमें जो है समझ में नहीं आया। ये हम बाहर से आ गए कि बाहर से एक चादर लगा रहता है, इसके अंदर भी एक रहते हैं। अच्छा, चादर में वैसे छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या रहते हैं, छिद्र भी रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पोर। पोर मतलब छिद्र। ठीक है, अब इसके अंदर अगर घुसते हैं तो इसमें कई प्रकार के द्रव्य रूप से मिलते हैं। ठीक है, द्रव्य रूप से मिलते हैं। के अंदर अब क्या किए हम लोग, नाभिक के अंदर कूद गए हैं। ठीक है, क्या किए हैं, नाभिक के अंदर कूद गए हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोप्लास्ट, जिस तरह से सेल में हम सेल मेम्ब्रेन को तड़प करके सेल में कूदते हैं तो क्या मिलता है हमें, साइटोप्लाज्म मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, जिसके हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। इसमें केंद्रक द्रव, पोस्ट में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले भी काहे मायूस होंगे। न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, जिसका पीएच मान
जिसका पीएच मान कितना रहता है 7.4 टू कितना 0.2। ठीक है, क्या रहता है 0.2, लेकिन 7.4 तक नहीं जाता। 7.4 से यानी कि 7 पे क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। तो जब 7 से नीचे आएगा तभी ना एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो 7.4 नहीं जाता है। आप जो है एनसीईआरटी का डाटा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नया वाला जिसके पास एनसीईआरटी हो तो नया वाला एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का डाटा देख लीजिएगा कि न्यूक्लिक एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है उनका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अब इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो आपको धागा के रूप में रहता है इसी में, अर्थात नाभिक के अंदर ही। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर क्रोमोसोम रहता है और क्रोमोसोम पर ही क्या रहता है डीएनए रहता है, डीएनए पर ही क्या रहता है जीन रहता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको कितना चीज पता चल गया, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अच्छा, इसमें भी न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। चलिए दूसरा कलर लेकर के हम लिख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो आपको छोटा सा न्यूक्लियस मिलता है उसको क्या बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस LUS न्यूक्लियोलस। ये कहाँ रहता है नाभिक के अंदर रहता है, नाभिक के अंदर रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो नाभिक के अंदर रहता है। ठीक, अच्छा अब बोलिएगा सर इसका खोज किसने किया वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। लीजिए बता देते हैं। खोज, अच्छा थोड़ा सा पहले आप लोग बताइए तो खोज किसने किया। फोंटाना ने। ठीक है, किसने किया हिंदी में ही लिख देते हैं। फोंटाना ने कब किया था को बता सकते हैं 1781 ईस्वी में ही। ठीक है, 1800 ईस्वी में आकर के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का खोज हुआ था, लेकिन न्यूक्लियोलस का खोज हो गया था 1781 में ही। ठीक है, जबकि इसका नाम जो है न्यूक्लियोलस नाम जो है वो अलग आदमी ने दिया। ये चीज़ याद रखिएगा, बराबर जो पूछा जाता है वो नाम में थोड़ा सा अंतर डाल देता है। नाम किसने रखा, ये न्यूक्लियोलस जो है वो नाम किसने रखा तो क्या हो जाएगा कोई बता सकते हैं बोमेन। ठीक है, बोमेन। हिंदी वाले अब एक बार आप हिंदी में लिख लीजिए बोमेन। कब कब 1840 ईस्वी में इन्होंने खोज कर दिया था, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था कि ये न्यूक्लियोलस ही होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कुछ और नाम दे करके अपना रखा हुआ था। तो फिर जो है बोमेन साहब ने आया और उन्होंने इसका नाम जो है न्यूक्लियोलस कर दिया। ठीक ना, तो चलिए ये चीज़ हो गया क्लियर। तो दोस्तों सेल चैप्टर से आपका जो भी चीज़ था वो क्लियर हो गया है। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम पता है आपको कि न्यूक्लियस के अंदर ही जो है थ्रेड लाइक रहता है, पहले धागा के आकार का रहता है। चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ये लीजिए हमने जो है आपके लिए फिगर ले आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल है ये, और सेल के अंदर क्या है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यहाँ पर हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाला। न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ धागे समान की संरचना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है,
क्रोमेटिन थ्रेड को हमने बाहर निकाला तो उनका एराइज हो जाता है, वो जो है इस तरह से ऐसे करके क्रॉस वाला चिन्ह बनाने लगता है, ऐसे ऐसे कुंडली टाइप का, वो घूम घूम के, ऐसा नहीं कि सीधा तनाया हुआ, ठीक है। जिसको हम लोग जैसे ही ऐसे क्रॉस टाइप में आ जाता है, 4 आर्म्स हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्रोमोसोम नाम दे देते हैं। और जब आप क्रोमोसोम को खींचिएगा, लंबा कीजिएगा, तब आपको डीएनए की आकृति उसमें नजर आएगी, जिसमें आपको एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन की बेस रहती है, ठीक है। डीएनए क्या है ये सभी को पता है, आरएनए क्या है सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो बायोवर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप डीएनए और आरएनए देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर हम दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को जो है, अच्छा थोड़ा सा खोजकर्ता का नाम देख लीजिए। क्रोमोसोम का खोज किसने किया जी, बताइए बताइए। हॉफ मिस्टर, ठीक है। किसने किया खोज, हॉफ मिस्टर ने, ठीक। उसके बाद जो है ये मृत कोशिका पे खोज किए थे, मृत कोशिका का जो क्रोमोसोम था उनका खोज किए थे हॉफ मिस्टर ने। फिर जो है जो लिविंग क्रोमोसोम था, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम था, उसको वाल्डेयर ने खोज किया था, ठीक है। वाल्डेयर ने खोज किया था और नाम इनका रखा था क्रोमोसोम। तो नाम दे दीजिए, नाम में ही देख दीजिए, नाम किसने दिया, बताइए बताइए, अभी हमने बताया। वाल्डेयर, ठीक है। कब, ईस्वी बता सकते हैं कोई, 1888 ईस्वी में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मृत क्रोमोसोम, मृत जीव के क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, तो हॉफ मिस्टर ने, ठीक है। HOF, हॉफ, MEISTER, हॉफ मिस्टर ने। और अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम नाम किसने दिया, तो वाल्डेयर ने दिया। या जीवित ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का खोज किसने किया, तो वेल्डेयर ने किया। कब किया, तो 1888 ईस्वी में किया, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपको यहाँ पर समाप्त होती है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन होगा। सेल साइकिल से नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो क्रोमोसोम होता है वो किस फेज में जाकर के डबल हो जाता है। तो सेल साइकिल में आपको जो है 4 फेज पढ़ने हैं, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज। M फेज में जाकर के ही जो है क्रोमोसोम का तहस नहस होता है, वो अंदर वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है स्टार्ट करेंगे आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो फ्रेंड्स अगर ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप इन पर प्यार बरसाइए, ठीक है। लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए। अगर तनिक भी किसी भी पॉइंट पर समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम अगले क्लास में इन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बायोलॉजी नाम से आपको जो है प्यार हो जाना चाहिए। जब भी आपको बायोवर्ल्ड ध्यान में आए तो मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान चले जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास में मज़ा आया होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इस चैप्टर से हम क्वेश्चन भी लाने जा रहे हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत जल्द जो है कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। थैंक यू।